एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली यूपी टेट की क्लास जो है आज से स्टार्ट है और आज इसका है पहला दिन। तो डिजिटल जीके क्लासेस पे ये क्लासेस होंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, तब तक मैं आप सभी को ऐसी क्लासेस देती रहूँगी। पहले मैंने सोचा है कि जितने भी थ्योरी होते हैं ना, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। उसके बाद से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि एग्जाम तक आपका सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाए। पहले हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी से। बीच बीच में मैं आपके हिंदी इंग्लिश के भी क्लासेस लेती रहूंगी। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ये बस आपको यूपी टेट में नहीं, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, के डीएसएसबी हो, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सभी के लिए यूज़फुल हैं। तो आप सब में से जो भी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो ना, आपको जरूरी नहीं कि बस यूपी टेट में, ये सुपर टेट में, केवीएस में तो खैर आता ही है, बट अभी केवीएस का एग्जाम हो ही चुका है, सुपर टेट में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो कि फ्री में आपको कोई चीज़ अच्छे से पढ़ाया जाए तो यहाँ पर आपको मिल सकता है बिना कोई कोर्स खरीदे। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैंने अपना जैसे 125 मैंने अपना मार्कशीट भी शेयर किया है, आप वहाँ पर देख सकते हो। मैंने भी यहीं से पढ़कर, यही मेरे नोट्स हैं जिसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करके दिखा रही हूँ, सो दैट और भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो कि मैंने अपने समय पे नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस भी रखी हूँ, 2 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, और उसके बाद से मैं अगली वाली क्लास में उन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको सही बताऊंगी। ठीक है, तो आपको आंसर जरूर करना है। मैं आपके कमेंट्स को लाइक करूंगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। चलिए देखते हैं। और आप इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं पीडीएफ जमा कर लेते हैं। नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट होता है। अपनी कॉपी पतली सी रखो, अदरवाइज पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास, उसका मतलब क्या होता है, विकास शब्द का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे जो ग्रेजुअली होता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ अचानक से, जैसे कि हमारे फेस पे आपने देखा होगा कि कभी आप बहुत दिनों के बाद घर पे जाएं तो आपको अपने मम्मी पापा के फेस में थोड़े बहुत चेंजेस ऐसे लगता है, आपको लगता है कि अरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा मतलब एज हो रही है। बट अगर आप उनके साथ रहोगे ना तो आपको ये चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे स्लोली होती हैं। ठीक है, तो विकास क्या होता है, सिस्टमैटिक चेंजेस होता है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, तो ये एक मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये आपको पता ही होगा, सी टेट में भी आपने बहुत पढ़ा है। तो मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, जिसे आप माप सकते हो। आप क्या चीज़ें मापोगे, शारीरिक, जो भी आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, यही तो हम चीज़ें माप सकते हैं ना। बाकी और कोई चीज़ तो माप नहीं सकते हो। तो मात्रात्मक का मतलब होता है ग्रोथ, क्योंकि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, इन सारी चीज़ों को आप माप सकते हो। बट जो गुणात्मक होता है आप उसको माप नहीं सकते। मैंने अभी बताया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों है, इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश की चिंता मत करना, हिंदी में लिखा है, बट मैं जो भी चीज़ें होंगी ना उसका इंग्लिश हिंदी टर्म्स यहाँ पे जरूर लिखूंगी। तो गुणात्मक को आप माप नहीं सकते हो। ठीक है, बट जो, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपको डेवलपमेंट कभी भी अलग से पूछे ना, तो डेवलपमेंट में आपका मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो जाता है। मतलब मान लो कभी पूछ रहा है कि विकास क्या है, तो मात्रात्मक भी गुणात्मक भी है, क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। बट अगर कभी डिफरेंस पूछेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, तो ग्रोथ को आप माप सकते हो, डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते हो। ये सिंपल सी बात है। तो डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते हो, बट अगर कभी आपको अलग से पूछेगा तो ये शारीरिक के साथ साथ जो है, डेवलपमेंट हमारा शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, संवेगात्मक होता है, भाषाई होता है। विकास एक बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, ग्रोथ तो एक छोटा सा हिस्सा है, बट डेवलपमेंट बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें आपका शारीरिक भी इंक्लूडेड हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, डेवलपमेंट अलग से पूछता है तो इसमें शारीरिक भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। समझ लो, मतलब ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, और ये तो बेसिक था। देखो, जो विकास होता है, वृद्धि, वो मैंने अभी आपको बताया कि विकास जो है बहुत बड़ा सा हिस्सा है, इसका छोटा सा जो हिस्सा है ना वो होता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ भी विकास का ही हिस्सा है। तो वृद्धि क्या है, विकास का ही एक भाग है।
विकास जो है लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, गर्भधारण से मृत्यु तक, प्री नाइटल टू डेथ, रुकता नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। हाँ, ये हो सकता है कभी धीरे हो कभी फास्ट हो, बट ये कभी रुकता नहीं है। जब तक आप इस दुनिया में है तब तक आपका विकास होता रहेगा। और वो कैसे होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि फिजिकल ग्रोथ भी जो है हमारी रुक जाती है। नहीं, देखिए आपकी अभी जो है हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, तो वो बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे वो डीके होने लगता है। डीके का मतलब कम होने लगता है। आप देखो जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बॉडी, उसमें भी तो हो ही रहा है ना, उनकी मसल्स जो है वो कमजोर हो रहे हैं, फेस पे झुर्रियां आ रही हैं, तो वहां पे भी ग्रोथ हो रहा है, बट वो किस फॉर्म में हो रहा है, डीके फॉर्म में हो रहा है, कम हो रहा है। और अभी आपका किस फॉर्म में हो रहा है, अभी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ में ही होता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, पूछा हुआ एग्जाम में। विकास के आयाम कितने होते हैं? सबसे पहले देखो, विकास के 3 आयाम होते हैं, 3 डोमेन होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल, एक होता है हमारा कॉग्निटिव, और एक होता है हमारा सोशियो इमोशनल। ठीक है, तो फिजिकल में शारीरिक होता है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया ग्रोथ और डिके। अभी आपका ग्रोथ हो रहा है, बाद में आपका डिके होने लगेगा, मतलब बॉडी जो है मसल्स कमजोर होने लगेंगे, झुर्रियां आने लगेंगी, तो ये फिजिकल ग्रोथ का हिस्सा है। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, जिसके बारे में पियाजे ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और ये हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव। जैसे कि आप कोई चीज़ सोच रहे हो, सोचते कहाँ से हो, ब्रेन से। इमेजिन भी आप ब्रेन में करते हो। आप कोई लैंग्वेज बोलने से पहले आप उसका हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कहाँ पे करते हो, दिमाग में करते हो, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव। सोशियो इमोशनल, 3 डोमेन है, इन 3 डोमेन को याद रखना। लोग इसका अलग अलग नाम दे देते हैं, सोशियो इमोशनल, कोई सोशल बोल देता है, बट ये सोशियो इमोशनल होता है। मतलब आप समाज से कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर आप अभी हो तो आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप समाज से हट के हो, आपके वहाँ पे दोस्त होंगे जिनसे आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो, आपको पता चलता है। मोरल भी इसी में होता है, सही क्या है गलत क्या है, सारी चीज़ें सोशियो इमोशनल में होती हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, ये तीनों जो है ना, फिजिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाया, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये जो है एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ अगर फिजिकल में होगी ना, तो वो आपका इन दोनों को भी इफेक्ट करेगा। अगर आपका फिजिकल जो है, शारीरिक अगर अच्छा नहीं है, आप वीक हो, आपकी तबीयत खराब है, तो वो आपका कॉग्निटिव में इफेक्ट करेगा ही, आपके दिमाग पे भी करेगा। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, तीनों का एक दूसरे पे प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंट कॉजेज। डेवलपमेंट के कॉजेज क्या हैं वो देख लेते हैं, ये भी पूछा हुआ है बहुत बार। और पहला होता है ना मैच्योरेशन, मैच्योरेशन को बोलते हैं परिपक्वता, और ये किससे संबंधित है, तो ये होता है हेरिडिटी से, हमारे जीन्स से। ठीक है, एक बात याद रखो, जो मैच्योरेशन होता है ना, परिपक्वता, वो फिक्स है, आप उसको रोक नहीं सकते, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी हाइट जितनी बढ़नी होगी उतना बढ़ेगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इवन क्योंकि आपके वो जीन्स में है ना, आपकी जो बॉडी, जैसे कि हम बोलते हैं ना, किसी के अपीयरेंस को देख के अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा के या मम्मी की तरह लगता है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, हमारी हेरिडिटी से ही तो रिलेटेड है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके आइज का कलर, आपके हेयर, सब कुछ ये मैच्योरेशन में है, तो ये हेरिडिटी का हिस्सा होता है मैच्योरेशन हमारे, जो कि फिक्स है, आप इसको नहीं कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक होता है हमारी लर्निंग, अधिगम, इस पे है आपका पूरा कंट्रोल है, आप जैसे चाहें वैसे सीखिए। इस पर एनवायरनमेंट का बहुत भरपूर जो है इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण का। तो मैच्योरेशन को जहां आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट लर्निंग को कर सकते हो। ये टोटली आपके एनवायरनमेंट में है, आपके कैसे दोस्त हैं, किस माहौल में रह रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट से ही तो सीखते हो ना। तो इसे टोटली, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का वैसा ही एनवायरनमेंट है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि डेवलपमेंट का शेप कैसा होता है, तो अभी केवीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था कि रेखीय होता है या कैसा होता है, तो ये स्पाइरल होता है, वर्तालुकार होता है। जरूरी नहीं है ना, कभी ये जैसे देख रहे हो आप, ऐसे बढ़ रहा है, फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, पीछे। मतलब डेवलपमेंट ऐसा तो नहीं ना कि आपका ऐसे हो रहा है। देखिए, आपका डेवलपमेंट कभी भी ऐसे नहीं हो रहा कि आपके पास जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट होते जा रहा है, आपका इसमें फेल्योर नहीं आता है, तो ये चीज़ गलत है। तो याद रखना, डेवलपमेंट जो है वो रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है। कभी होता है आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल, वर्तालुकार। ठीक है, चलिए अच्छा, मोटर स्किल्स इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये ना पूछे, जिसे बोलते हैं हम चालक कौशल विकास। एक होता है फाइन मोटर स्किल्स, एक होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। देखिए, जो फाइन मोटर स्किल्स होता है उसमें हमारी जो स्मॉल मसल्स है ना, स्मॉल मूवमेंट, हमारी जो छोटी मांसपेशियाँ होती है ना, वो काम करती हैं।
जैसे कि मान लो जमीन पे जो है चावल के दाने गिरे हैं छोटे छोटे, आप उसको उंगलियों से तो उठाओगे ना, पूरा ऐसे हाथ से तो उठाओगे नहीं, तो आपकी छोटी छोटी आपकी जो फिंगर्स है ना उसका यूज करके आप चावल को उठा रहे हो, चाहे मोती को उठा रहे हो, तो उसमें आपके स्मॉल मसल्स का काम हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जैसे कि फिंगर हो गया, टोज हो गया, आईज, टंग। ठीक है, जैसे कि आप ड्राइंग कर रहे हो, कोई चीज़ आप बना रहे हो, मान लो ऐसे बना रहे हो, तो उसमें आपके फिंगर्स का यूज हो रहा है। लिखने में भी कोई चीज़ आप लिख रहे हो, उसमें भी आपके फिंगर्स का यूज हो रहा है। ग्रैस्पिंग, पकड़ने में भी, पिकिंग में भी, मतलब उठाने में, ब्लिंकिंग, हमारी जो आंख जो ब्लिंक करती है ना, वो भी हमारा फाइन मोटर स्किल्स है। मत समझ लो कि जिसमें भी आपकी छोटी मांसपेशियां जो हैं वो छोटी मांसपेशियों से आपको काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। अब होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें आपके लार्ज मसल्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी साइकिल गिर गई, तो क्या आप उसको उंगली से उठाओगे? नहीं ना, आप उसको पूरे अपने हाथ से उठाओगे। तो उसमें क्या हो रहा है, आपके लार्ज मसल्स का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे है, आपको बाल्टी उठाना है, तो नहाने की जो बाल्टी होती है पानी वाली, आपको उसको उठाना है, तो क्या आप फिंगर से उठाओगे? फिंगर से उठाओगे नहीं ना, आपको उसमें अपने हाथ का यूज करना पड़ेगा, आर्म्स का। ठीक है, तो जहां पर भी आपको लार्ज मसल्स का यूज करना होगा वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आर्म्स का, लेग का, क्रॉलिंग, मतलब एक बच्चा क्रॉल कर रहा है, खड़े हो रहे हो आप, वॉक कर रहे हो, कूद रहे हो, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं, जैसे कि चलना, कूदना, दौड़ना। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। अभी क्वेश्चंस भी बाकी हैं, वो भी देखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। और हाँ, अभी ये बहुत बड़ा पार्ट है और यूपी टेट की क्लास करा रही हूँ, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, अभी आगे हमें बहुत पढ़ना है। सबसे पहले लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। लाइक और सब्सक्राइब एटलीस्ट इतना तो कर दीजिए कि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी आए। अब ये देखिए, हमने पढ़ लिया मोटर स्किल्स। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स किसके, फिजिकल ग्रोथ के, शारीरिक वृद्धि के इनके सिद्धांत क्या है। बहुत पूछा हुआ, एक है सिफेलोकॉर्डल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक है हमारा ग्रॉस टू फाइन। देखिए, जो हमारा सिफेलोकॉर्डल होता है, कपाल पाद सिद्धांत जिसे बोलते हैं। अच्छा, जितना कोशिश हो ना इंग्लिश के टर्म्स याद रखो, क्योंकि हिंदी में ना नाम बदल देता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश का तो नाम यही रहेगा, इसको कई नाम में बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, मूव हैंड बिफोर क्रॉल, सिर से पैर की ओर। देखिए, जो सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है ना कि सिर से पैर की ओर, इसका मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम। आपका सबसे पहले आपका जो ये जो धड़ है ना, बच्चा उस पर कंट्रोल करना सीखता है। आपने भी देखा होगा, ये जो विकास है हमारा सिर से लेकर पैर की ओर जाता है। बच्चा जो है वो पहले अपना हैंड, मूव हैंड बिफोर क्रॉल, मतलब कि वो क्रॉलिंग करने से पहले, आपने देखा होगा छोटे से बच्चे जो लेटे होते हैं वो पहले ही क्रॉलिंग करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, वो पहले अपने हाथ को हिलाना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि पहले आपका जो विकास होगा ना, टॉप टू बॉटम होगा, सर से पैर की ओर, हेड टू टोज। तो ये कई बार पूछा हुआ है कि हेड टू टो, टॉप टू बॉटम जो है ये किस में होता है, तो वो होता है हमारा सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में होता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, नाम से भी आप याद रख सकते हो, सी से भी याद रख सकते हो। सी का मतलब सिर, इतना याद रखिए, सिर से पैर, टॉप टू बॉटम, हेड टू टो। कोई भी चीज़ बच्चा, या तो आप अपने ऊपर भी रख के सोच सकते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, दौड़ने नहीं लगते हैं, वो पहले सिस्टमैटिक चेंजेस होता है ना, हर एक बच्चा क्रॉलिंग करेगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पहले दौड़ने लगा, कुछ बच्चे पहले बाद में क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये सब कोई इस चीज़ को फॉलो करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्या सभी लोग इसको फॉलो करते हैं या फिर अलग अलग होता है? नहीं, सभी लोग फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, अब ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल नाम सही है कि समीपस्थ, इसका भी इंग्लिश याद रखना, हिंदी में कई बार चेंजेस मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर टू आउटर रीजन, मतलब केंद्र से बाहरी क्षेत्रों की ओर। स्पाइनल कॉर्ड पहले होगा, उसके बाद से आउटर पार्ट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी पहले होगी, फिर बाद में बाहर। आर्म्स डेवलप बिफोर हैंड, केंद्र से बाहर की ओर। सिंपल सा मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसे कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो प्रिंसिपल है, इसमें पहले जो सेंटर में जो है ना वहाँ पे कंट्रोल होता है, उसके बाद से बाहर, मतलब केंद्र में पहले होगा, बाद में बाहर की ओर होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड पहले वहाँ का होगा, बाद में जो है आउटर पार्ट्स बाहर की तरफ होगा। हमारा आर्म्स जो है वो डेवलप हो जाएगा बिफोर हैंड। हैंड का मतलब ये जो आपकी हथेली होती है उसकी बात हो रही है। तो आर्म्स केंद्र से बाहर की ओर होता है इसमें। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आर्म्स डेवलप बिफोर हैंड, हैंड के पहले हमारा क्या होता है, आर्म्स, उस पर कंट्रोल होता है या फिर उस पे उसका विकास होता है, तो जिसे उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखना है आपको, ये केंद्र से बाहर की होता है, ये सिर से पैर की ओर होता है। सॉरी, अब यहां पर देखिए, तीसरा है इसमें ग्रॉस टू फाइन। तो
तो ग्रॉस टू फाइन में क्या होता है, ये भी इसी का प्रिंसिपल है। बहुत से लोग आपको ये दो, बस यही दो चीज़ बता देते होंगे कि एक होता है सिफेलोकॉर्डल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। नहीं, ग्रॉस टू फाइन भी होता है और आपको इसको भी ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था। और देखिए इसमें क्या होता है ना कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रॉस का मतलब होता है लार्ज मसल्स, फाइन का मतलब होता है स्मॉल मसल्स। मतलब आप बाल्टी उठा रहे हो, स्कूटी उठा रहे हो, इसमें आपके लार्ज मसल्स का यूज हो रहा है। आप चावल के दाने उठा रहे हो, आप मोती उठा रहे हो, तो इसमें आपके फिंगर्स, स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि ग्रॉस मोटर तो पहले डेवलप हो जाता है ये आसानी से, जैसे बच्चे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। बट ये जो फाइन मोटर स्किल्स है ना, आप कभी भी देखना, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो लिखने में उसको बहुत दिक्कत आती है, वो पहले लिखने नहीं लगता है। इसलिए हमें बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिबलिंग करानी चाहिए, ड्राइंग करानी चाहिए, क्योंकि ये फाइन मोटर स्किल्स जो है ना, ये आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। कई बार आपने देखा हो कि आप बच्चों को हैंड राइटिंग लिखने के लिए कितनी प्रैक्टिस कराते हो, ड्राइंग कराते हो, क्योंकि ये आसानी से नहीं आता है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करानी होती है। ठीक है, तो ये जितने भी जटिल काम होते हैं ना, वो सब कुछ हम फाइन मोटर स्किल से ही करते हैं, इसलिए ये जटिल है। इसलिए बच्चों को आप देखो, पहले आप बच्चों को क ख ग लिखना नहीं सिखाते हो, पहले आप बच्चों को सर्कल बनाना सिखाते हो, ताकि धीरे धीरे बच्चा अपने फिंगर्स पे कंट्रोल कर पाए। चलिए, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया और ये 2 क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कल मैं इसका आंसर दूंगी। और हाँ, डेली क्लासेस चलेंगी, इसी टाइम पे चलेंगी। आपको हर एक क्लास देखनी है। आप कोई कोर्स लोगे ना, तो उसमें आपका समय भी जाएगा, प्लस आपको उनके हिसाब से पढ़ना होगा। यूट्यूब पे तो आपकी आज़ादी, आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं और पढ़िए, और पैसे भी नहीं लगते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, मतलब जो मानव विकास है उसको कितने आयामों में जो है विभाजित किया जाता है, उस आयाम के नाम आपको बताने हैं, डोमेन्स के नाम आपको बताना है। वो डोमेन्स मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उन तीनों डोमेन्स का नाम आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज मैं आपको कल बताऊंगी। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन रिवीजन करना है। ये सारे मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अभी से, आज से तैयारी करोगे ना, सच बता रही हूँ, मेरी बात मानिए, आपके 130 नहीं 145 भी आ सकते हैं, और बहुत लोगों के आते हैं। और सॉरी मुझे कोल्ड हुआ है, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज से तो क्लास मुझे लेनी ही है आपकी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।